श्रीलाल शुक्ल का नाम जब भी आता है ना, तो ज्यादातर लोगों के जहन में बस एक ही किताब कौंधती है, राग दरबारी। हाँ, राग दरबारी मतलब वो एक ऐसा जबरदस्त व्यंग्य है जो हमारे सिस्टम की परतें हंसी हंसी में उधेड़ कर रख देता है। बिल्कुल, और उधेड़ता भी ऐसे है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप हंस रहे हैं या रो रहे हैं। वो एक आईना है जिसमें सब कुछ मजाकिया दिखता है पर होता एकदम सच है। लेकिन आज हम उनके एक दूसरे शाहकार पर, एक दूसरे मास्टरपीस पर गहराई से बात करेंगे, जिसका नाम है सूनी घाटी का सूरज। ये 1974 का उपन्यास है। अब राग दरबारी जितना मशहूर तो नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने इसे पढ़ा है वो कहते हैं कि इसकी चोट ज्यादा गहरी है, ज्यादा दर्दनाक है। सही बात है। अगर राग दरबारी क्यों कहिए शोर मचाता हुआ व्यंग्य है, तो सूनी घाटी का सूरज वो खामोशी है, वो सन्नाटा है जो किसी के टूटने के बाद पसर जाता है। कि जब एक ईमानदार, एक आदर्शवादी इंसान एक सड़े हुए सिस्टम को बदलने निकलता है तो क्या होता है? क्या सिस्टम बदलता है या वो इंसान खुद ही टूट जाता है? हाँ, और श्रीलाल शुक्ल ने इसका एक बहुत ही तकीफदेह जवाब इस कहानी में दिया है। और शायद यही वजह है कि ये उपन्यास आज भी इतने सालों बाद भी इतना रेलेवेंट लगता है। ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सिस्टम से टकराने की हिम्मत करता है। अच्छा, तो चलिए फिर इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। समय है 1960-70 का दशक और जगह का नाम ही है महूकाल। ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। महूकाल सिर्फ एक नाम नहीं है, वो उस जगह की पूरी तस्वीर खींच देता है। एक पिछड़ा हुआ पहाड़ी जिला, सूनी घाटियां, टूटी फूटी सड़कें, गरीबी, और इन सब के ऊपर एक मकड़जाल की तरह फैली हुई सड़ी गली अफसरशाही। हाँ, एक ऐसी जगह जहां वक्त जैसे ठहर गया हो, जहां विकास की रोशनी कभी पहुंची ही नहीं। और इसी अंधेरे में एक कह सकते हैं उम्मीद की किरण बनकर आता है हमारा हीरो डॉक्टर सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश एक नौजवान होनहार आईएएस अफसर, पहली पोस्टिंग है उसकी, और वो भी महूकाल में। उसके नाम में ही सूरज है और वो एक सपना लेकर आता है, मैं इस घाटी में सूरज लाऊंगा। हाँ, पर इस कहानी को समझने के लिए, जैसा आपने कहा, किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये दुनिया कैसी है? इस सूरज प्रकाश का सामना होता किन लोगों से है? देखिए, हर किरदार जो है वो सिस्टम के एक हिस्से का प्रतीक है। सबसे पहले तो खुद सूरज प्रकाश, वो आदर्शवाद का प्रतीक है। बिल्कुल, जिसने पढ़ा है कि नियम होते हैं, कानून होता है, ईमानदारी होती है। उसे लगता है कि कलेक्टर की कुर्सी में इतनी ताकत है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो थोड़ा कह सकते हैं भोला है। अच्छा, और इस भोलेपन का फायदा उठाने के लिए उसे सबसे पहले कौन मिलता है? सबसे पहले उससे मिलते हैं एसडीएम त्रिवेदी जैसे लोग। ये वो अफसर हैं जो जी हुजूर जी सर करके ही अपनी नौकरी बचाते हैं, जिनकी कोई अपनी सोच नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं। उनकी वफादारी सिर्फ कुर्सी के प्रति होती है। ये सिस्टम के वो पहिए हैं जिनमें ग्रीस लगी रहती है ताकि गाड़ी बस चलती रहे, चाहे कैसे भी चले। और इस गाड़ी में भ्रष्टाचार का तेल डालने वाला, वो काम करता है ठेकेदार गंगादत्त शर्मा। ये विकास के नाम पर आने वाले सारे पैसे को निगल जाता है। वो सिस्टम का मतलब आर्थिक इंजन है। नेताओं को पैसा चाहिए, अफसरों को कमीशन चाहिए, ये सबकी जरूरतें पूरी करता है। हाँ, सड़कें कागज पर बनती हैं, स्कूल कागज पर खुलते हैं, और पैसा गंगादत्त शर्मा की तिजोरी से होता हुआ सबकी जेबों में पहुंच जाता है। एक किरदार और है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, रिटायर्ड मेजर साहब। हाँ, मेजर साहब, वो इस कहानी के सबसे अहम किरदारों में से एक है। वो एक तरह से भविष्य के सूर्य प्रकाश है। एक हरा हुआ आदर्शवादी। बिल्कुल, वो अंग्रेजों के जमाने की अफसर रहे हैं। शायद कभी उन्होंने भी ये सब बदलने की कोशिश की होगी, पर अब वो हार मान चुके हैं। वो बस क्लब में बैठकर शराब पीते हैं और सिस्टम को गालियां देते हैं। वो सूरज प्रकाश को चेतावनी भी देते हैं, लेकिन सूरज प्रकाश उसे एक हारे हुए आदमी की बड़बड़ाहट समझता है। हाँ, और आखिर में दो और किरदार हैं। एक है बुद्धू राम, जो नाम का तो आदिवासी नेता है पर असल में सबकी जेब में है, और दूसरी है मालती, एक गरीब बेबस विधवा। मालती, वो तो इस कहानी की आत्मा है ना? वही है, वो सिस्टम की सबसे असली और सबसे दर्दनाक शिकार है। वो मानवीय कीमत है जो इस भ्रष्टाचार की वजह से चुकाई जाती है। तो ठीक है, ये दुनिया सेट हो गई है। सूरज प्रकाश आता है पूरे जोश के साथ। उसे लगता है कि वो सब ठीक कर देगा, लेकिन पहली टक्कर कहाँ होती है, कैसे होती है? पहली टक्कर बहुत ही मामूली सी बात पर होती है। जिले की एक जरूरी सड़क बनाने का ठेका निकलता है।
सूरज प्रकाश पूरी ईमानदारी से टेंडर पास करता है। ठेकेदार गंगादत्त शर्मा उससे मिलने आता है और दबी जबान में कहता है, सर बाकी सब लोगों का हिस्सा तो पहुंच गया है, आपका हिस्सा कहाँ पहुंचाना है? और सूरज प्रकाश जो आदर्शों की दुनिया से आया है वो उसे साफ मना कर देता है। उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। हाँ, उसे लगता है भ्रष्टाचार पर पहली चोट कर दी। लेकिन सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। नतीजा ये होता है कि सड़क के पैसे में से ज्यादातर तो कमीशन में चला जाता है। सड़क बनती है पर इतनी घटिया कि पहली ही बारिश में बह जाती है। बिल्कुल। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, एक ठेकेदार की बेईमानी है, लेकिन कहानी का असली मोड़ तो इसके बाद आता है। हाँ, असली मोड़ तब आता है जब ऊपर से मंत्री जी का फोन आता है। वो सूरज प्रकाश को डांटते नहीं बल्कि बड़े प्यार से समझाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, अरे सूरज, तुम तो समझदार लड़के हो, जरा प्रैक्टिकल बनो। सिस्टम में रहना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। सबका पेट है। बाप रे, मतलब ये तो पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड होने जैसा है। उसे साफ साफ समझाया जा रहा है कि तुम्हारी ईमानदारी यहाँ एक रुकावट है। यही उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ एक ठेकेदार से नहीं बल्कि ऊपर तक फैली एक पूरी चेन से है। ये तो पहला सबक था। दूसरा झटका कहाँ लगता है? दूसरा झटका इससे भी बड़ा था। उसे जिले के अस्पताल से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि दवाइयां नहीं है, मरीज परेशान है। तो एक दिन वो अचानक छापा मारता है। और वहां उसे क्या मिलता है? उसे पता चलता है कि सरकार से आई सारी महंगी दवाइयां गायब है। स्टॉक रजिस्टर में फर्जी एंट्री है। मतलब कालाबाजारी में बेच दी गई हैं। हाँ, सीधे सीधे। ये एक क्लासिक मामला है जहां सरकारी संसाधन आम लोगों तक पहुंचने से पहले ही बाजार में पहुंच जाते हैं। सूरज प्रकाश इस पर क्या एक्शन लेता है? वो तो पूरे जोश में है। वो फौरन हेड क्लर्क और मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड कर देता है। उसे लगता है उसने न्याय कर दिया। उसे लगता है उसने दोषियों को सजा दे दी। सर, इसके अंदरूनी पुर्जों से छेड़छाड़ करता है। पूरा सिस्टम एकजुट होकर उसे ही बाहर फेंक देता है। बिल्कुल। यहाँ दोषी को सजा नहीं मिलती बल्कि जो एक्शन लेता है उसे ही ठिकाने लगा दिया जाता है। लेकिन अब तक तो ये लड़ाई सिद्धांतों की थी, फाइलों की थी। कहानी का वो कौन सा मोड़ है जहां ये भ्रष्टाचार एक जीता जागता भयानक चेहरा ले लेता है? वो मोड़ है मालती और उसके बेटी की घटना। ये इस उपन्यास का दिल है, वो हिस्सा जो आपको अंदर तक हिला देता है। बताइए क्या होता है? एक दोपहर एक गरीब विधवा मालती अपनी गोद में एक बीमार तपते हुए बच्चे को लेकर कलेक्टर साहब के बंगले पहुंचती है। उसे लगता है कि जिले का सबसे बड़ा सराबी भगवान है। हाँ, वो उसके बच्चे को बचा लेगा। सूरज प्रकाश उसे देखकर बहुत दुखी होता है और अपनी गाड़ी में उसे तुरंत सरकारी अस्पताल भेजता है। तो उसने तो अपनी तरफ से सही काम किया। हाँ, एक अफसर के तौर पर उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन वो ये भूल गया था कि जिस अस्पताल में वो भेज रहा है वहां की दवाइयां तो पहले ही बिक चुकी हैं। हाँ, अस्पताल में न कोई सीनियर डॉक्टर था, न जरूरी दवाइयां, और इलाज के अभाव में वो बच्चा सूरज प्रकाश की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। ये तो दिल दहला देने वाला है। मतलब एक बच्चे की जान की कीमत कुछ दवाइयों की कालाबाजारी थी। बिल्कुल। और उस शाम मालती कलेक्ट्रेट के सामने बैठकर चीख कर रोती है। उसकी वो चीखें सूरज प्रकाश के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर जाती हैं। उस रात वो सो नहीं पाया होगा। नहीं, उसे पहली बार लगता है कि वो कलेक्टर नहीं, एक कातिल है। उसके सारे नियम, सारे कानून, उसकी सारी ताकत उस एक बच्चे की जान के सामने बौनी पड़ जाती है। यहाँ भ्रष्टाचार फाइलों का खेल नहीं रहता, एक मानवीय त्रासदी बन जाता है। इस घटना के बाद तो सूरज प्रकाश का टूटना लाजमी था। अब तो वो अकेला भी पढ़ने लगा होगा। हाँ, यहीं से उसका असली टूटना शुरू होता है। वो अंदर से खोखला होने लगता है और इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसकी पत्नी भी तो। हाँ, उसकी अपनी पत्नी जो शहर की पढ़ी लिखी है, वो इस पिछड़ेपन से तंग आ चुकी है। वो रोज उससे कहती है कि ये सब छोड़ो, दिल्ली में कोई अच्छी पोस्टिंग ले लो, क्यों अपनी जिंदगी यहाँ बर्बाद कर रहे हो? मतलब व्यक्तिगत मोर्चे पर भी कोई समर्थन नहीं। कोई नहीं। और कहानी अपने क्लाइमैक्स, अपने अंजाम की तरफ कैसे पहुंचती है? अंजाम की शुरुआत होती है 2 बड़े सरकारी प्रोजेक्ट से। जिले में एक बड़ा बांध और एक फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव आता है। कागज पर तो ये विकास के प्रतीक होंगे। बिल्कुल। लेकिन सूरज प्रकाश को पता है कि बांध से हजारों आदिवासी अपने घरों से उजड़ जाएंगे और फैक्ट्री से नदी में जहर घुलेगा। और इन प्रोजेक्ट्स का असली मकसद है करोड़ों का सरकारी पैसा, जिसमें सबका हिस्सा है। हाँ, नेताओं से लेकर ठेकेदारों तक। तो ये सूरज प्रकाश के लिए आखिरी परीक्षा थी। वो क्या करता है? वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है। वो अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखता है
कि दोनों प्रोजेक्ट्स जनता के हित में नहीं है। लेकिन इस बार पूरा का पूरा सिस्टम उसके सामने खड़ा हो जाता है। हाँ, नेता, अफसर, ठेकेदार, यहाँ तक कि उसका अपना स्टाफ सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। उसे पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाता है। तो उसके सामने क्या विकल्प रखे जाते हैं? सिस्टम उसे दो ही रास्ते देता है। एक, चेकमेट की स्थिति, या तो चुपचाप इन प्रोजेक्ट्स की फाइल पर दस्तखत कर दो और अपना हिस्सा लेकर आराम से नौकरी करो, या फिर इस्तीफा दे दो। ये एक ईमानदार व्यक्ति की अंतिम परीक्षा है। अपने जमीर से समझौता करो या अपना करियर दांव पर लगा दो। और सूरज प्रकाश क्या चुनता है? वो इस्तीफा दे देता है, वो हार मान लेता है। कहानी का आखिरी सीन वो बहुत मार्मिक है। सूरज प्रकाश अपना सामान एक जीप में रखवा रहा है महूकाल छोड़कर जाने के लिए। हाँ, तभी रिटायर्ड मेजर साहब उसके पास आते हैं। वो उसे एक रम की बोतल देते हुए कहते हैं, बेटा तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन ये सिस्टम सूरज को भी निगल गाता है। सूनी घाटी का सूरज ढल गया। और जैसे ही जीप आगे बढ़ती है, सूरज प्रकाश खिड़की से बाहर देखता है और सचमुच शाम का सूरज घाटी के पीछे डूब रहा होता है। और वहीं कहानी खत्म हो जाती है। तो अब अगर हम राग दरबारी और सूनी घाटी का सूरज को साथ रखकर देखें तो फर्क बहुत साफ नजर आता है ना? हाँ, अब वो फर्क शीशे की तरह साफ है। राग दरबारी में जब हम सिस्टम का नंगा नाच देखते हैं तो हम उस पर हंसते हैं। वो हमें बताता है, देखो ये सब कितने बेशर्म हैं। वहां बेशर्मी का एक उत्सव है। बिल्कुल, लेकिन सूनी घाटी का सूरज हमें हंसने का मौका ही नहीं देता। वो कहता है, देखो एक अच्छा और ईमानदार इंसान इस सिस्टम में कितना लाचार है। यहाँ दर्द है, निराशा है, एक गहरी उदासी है। जैसा कि श्रीलाल शुक्ल ने खुद एक बार कहा था, मैंने पहले हंसाकर मारा था, अब बिना हंसाए मार रहा हूँ। तो ये जो कहानी है ये सिर्फ एक आईएएस अफसर की कहानी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये किसी भी उस इंसान की कहानी हो सकती है जो एक सड़े हुए सिस्टम में कुछ अच्छा करने का सपना देखता है। वो एक डॉक्टर हो सकता है, एक शिक्षक हो सकता है, एक पत्रकार हो सकता है। ये कहानी उस कश्मकश की है कि क्या सिस्टम से लड़ना मुमकिन है या उसके साथ बह जाना ही एकमात्र समझदारी है। ये उपन्यास एक बहुत ही एक निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। ये कहीं ना कहीं ये कहता है कि जीत हमेशा सिस्टम की ही होती है। हाँ, ये एक मायूस करने वाली हकीकत दिखाता है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये लिखा गया था 1974 में, आज से लगभग 50 साल पहले। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या इतने सालों में कुछ बदला है? क्या आज भी देश की अनगिनत महाकाल जैसी सूनी घाटियों में कोई सूरज प्रकाश आता है? और अगर आता है तो क्या उसका हश्र आज भी वही होता है, या कहीं कोई सूरज आज भी इस अंधेरे से लड़कर चमकने की जिद कर रहा है? क्या सूनी घाटियों को आज भी अपना सूरज डूबने का ही इंतजार है, या किसी नए सूर्योदय का उम्मीद भी है?